बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड अफ्रीका। आज हम बात करेंगे कि दुनिया में बड़ा कम डिस्कस होने वाला जो सब्जेक्ट है, व्हाट इज द पोटेंशियल एंड स्कोप ऑफ अफ्रीका इन द years ahead in the world economy, in the world investment scenario। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिको इकोनॉमिक जो डायनामिज्म में वर्ड है वो क्या है, क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ है, या रोबोटिक्स है। मैं कहता हूं कि दुनिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड है इस वक्त, दैट इज द डेमोग्राफी। व्हाट इज दिस डेमोग्राफी? हाउ द डेमोग्राफी इफेक्ट्स द वर्ल्ड सिनेरियो, द पॉलिटिको इकोनॉमिक सिनेरियो। आप जानना चाहेंगे कि जापान दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी थी, तीसरी कैसे हो गया? यूरोपियन यूनियन 27 का एक एक मुल्क दुनिया की इंपीरियल पावर था। अब ये 27 मिलकर भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं बन सकी। बरतानिया दुनिया में राज करता था, सूरज गुरूब नहीं होता था, लेकिन अब अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। चाइना का कोई मुकाम नहीं था, 2010 में कैसे ये दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया, और अब ये चैलेंज बन गया दुनिया की सबसे बड़ी पावर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। इसके पीछे मैंने कहा कि ये व्हाट इज दिस डेमोग्राफिक डायनामिज्म, ये आबादी का, इंसान का, ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं जब इस एंगल से दुनिया को एनालिसिस दुनिया का किया, तो मैंने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है दुनिया का, कैपिटल है, which moves the world and around which the world moves, that is the human resource, the young working force. Number one, the quantitatively young working force, and then the qualitatively young working force. To what extent that is skilled, that is professional, and that is in a position to deliver something. जापान दुनिया की बड़ी ताकत से नीचे आना शुरू हुआ इसलिए कि उस मुल्क में नौजवानों की तादाद कम होना शुरू हो गई, और ये उस कल्चर का नतीजा है कि जब फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट पर वुमेन नीचे चला जाता है। दुनिया की एक और बड़ी हकीकत ये है कि जो ही मुल्क तरक्की करते हैं तो उसमें एक नॉर्म और कल्चर पैदा होती है, दैट इज इशूलेस कल्चर, कि ये लोग बच्चे पैदा करने कम कर देते हैं। बिल आखिर नतीजा क्या होता है? जो ऑलरेडी दुनिया में मौजूद होते हैं, हाइजीन और क्योरेबल डिजीज से जो डेवलपमेंट हो चुकी होती है और उस अमवात में कमी हो चुकी होती है, वो ओल्ड एज लोगों में बदल जाते हैं, एल्डरली लोगों का मुल्क बन जाता है। गोया के लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट या बूस्ट देने वाला जो तबका होता है, यंग वर्किंग फोर्स, वो नीचे से आना बंद हो जाती है। दिस हैपेंड विद जापान, दिस हैपेंड विद यूनाइटेड किंगडम, एंड दिस हैपेंड विद ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। फिर क्या होता है? जो कंपनीज होती, जो जॉब जनरेट करती, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वो वहां से निकल जाती है, वहां जाती हैं जहां लेबर चीप होती है। इसलिए कि इकोनॉमिक्स का असूल है कि ये जो तीन फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेंसिव फैक्टर इज द लेबर। व्हाट चाइना डिड इन 1978, मैं डेंग जियाओपिंग को इस दौर का, मॉडर्न दौर का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल क्यों कहता हूं? कोई नहीं उसे कहता, या फिर मुझ में कोई खराबी है। वो इसलिए कहता हूं, ये उसने सोचा कि मेरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्या। देखें, दुनिया में तरक्की करने का एक ही राज होता है, यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ योर स्ट्रेंथ। उसने देखा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास यंग वर्किंग फोर्स है, बट हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट, कि दुनिया में जॉब जनरेट करने का जो सबसे बड़ा मॉडल है, उसने देख लिया कि दैट वाज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट वहां अट्रैक्ट होती है जहां चीप लेबर फोर्स होती है। एक ही स्टम्बलिंग ब्लॉक था कि चाइना एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी था, प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था।
मेकिंग प्रॉफिट एंड टेकिंग प्रॉफिट टू अदर कंट्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसने ये ही इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा 78 ऑनवर्ड अब दुनिया का कोई भी कंपनी आए, उसने चाइना का ईस्टर्न जोन को ईयर मार्क किया कि यहाँ वो तमाम वो प्राइवेट सेटअप देखेंगे, कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। दे कैन इन्वेस्ट, दे कैन मेक द प्रॉफिट एंड दे कैन टेक द प्रॉफिट वेर एवर दे लाइक, एंड दे कैन मेक यूज ऑफ द चीप लेबर ऑफ चाइना। सारी दुनिया के इन्वेस्टर वहां चले गए, बड़ी बड़ी कंपनी चली गई, अमेरिका से निकल गई, यूरोप से निकल गई, जापान से निकल गई, साउथ कोरिया से निकल गई, दे ऑल वेंट टू चाइना। ये है वो राज। अब वो डेमोग्राफिक एलिमेंट चीप लेबर का अट्रैक्ट किया। फिर एक वक्त आया जब ये इंसान की, मैं कभी कभी इनकैपेसिटीज की भी बात करता हूँ, ह्यूमन इनकैपेसिटीज। माँ नहीं सोच सका कि ये रिसोर्स है। उस वक्त के हालात ऐसे नहीं थे, इन्वेस्टमेंट इस तरह ग्लोबल नहीं थी, लिहाजा उसने वन चाइल्ड पॉलिसी पर मजबूर किया चाइना। लेकिन डेंग जियाओपिंग की पॉलिसी के बाद देखा क्या गया कि बिकॉज ऑफ द वन चाइल्ड पॉलिसी वक्त के साथ साथ यंग वर्किंग फोर्स की तादाद चाइना में कम होनी शुरू हो गई। जबकि चाइना में बिजनेस बढ़ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, कंपनीज आ गई, और जब उन्होंने देखा कि यंग वर्किंग फोर्स की तादाद कम हुई तो फिर उनकी वो एक्सपेंसिव हो गई यंग वर्किंग फोर्स। और फिर क्या हुआ, यही कंपनीज ने देखा वे टू मूव नाउ। उन्होंने देखा कि कंपैरेटिवली इंडिया इज नाउ बेटर प्लेस बिकॉज इट इज ऑफरिंग कंपैरेटिवली चीप वर्किंग फोर्स। और फिर उसके बाद देखा कि बाकी जो पेरिफेरी के कंट्रीज थे, आई मीन आसियान के, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पास भी रिसोर्स मौजूद है, लिहाजा ये कंपनीज वहां मूव होना शुरू हुई। और इस वक्त मैं बताऊं, आसियान में जो सबसे दो इंपॉर्टेंट इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो इंडोनेशिया और वियतनाम की। ये कंपनीज एक ही चीज देख रही है कि चीप लेबर इज कंपैरेटिवली अवेलेबल देयर। बाकी दूसरी चीज करप्शन का लेवल और वहां का जो पॉलिटिकल काम है, द रूल ऑफ लॉ, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये अदर एस्पेक्ट्स जरूर होते हैं। ये चीजें देखती हैं और कंपनी चली जाती है। अब बात करनी थी हमने अफ्रीका की। अफ्रीका में मैं आपको बताऊं कि ये जो यंग वर्किंग फोर्स का या डेमोग्राफिक सेटअप है वो क्या है। दुनिया में कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क की आबादी को स्टैग्नेंट रखना है तो फर्टिलिटी रेट पर वुमेन जो है 2.1 से आप अपनी आबादी को एक जगह पर रख सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट्स अपने कवानीन से ये चीजें मजबूर नहीं कर सकती। जैसे अब शी जिनपिंग ने कहा कि वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी कि यू कैन प्रोड्यूस एज मेनी चिल्ड्रन यू लाइक, लेकिन चाइना प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसलिए कि वो अब पहले से वेल ऑफ हो गया है। और वही जो इंसान की खसूसियत होती है कि जो ही वो वेल होता है, पहला इम्पैक्ट डेमोग्राफी पर यह पड़ता है कि औरतों का फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, बर्थ रेट। व्हाट हैपेंड टू यूरोप एंड जापान? इनकी आबादी 1.4 पर चली गई, लिहाजा इनकी आबादियां कम होना शुरू हो गई। लेकिन इस वक्त अगर आप एज ए कॉन्टिनेंट देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट कहाँ है, तो दैट इज इन अफ्रीका। अफ्रीका का फर्टिलिटी रेट है 4, यूरोप का है 1.4। अब ये जो अफ्रीका है दुनिया में, यही यंग वर्किंग फोर्स का सबसे बड़ा सोर्स होगा, और ये दुनिया की कंपनीज को नजर आना शुरू हो गया। सवाल पैदा होता है कि ये तो पहले भी था, ये कंपनीज ने अफ्रीका का इंतखाब क्यों नहीं किया? उसकी एक दो बड़ी वजह थी कि अफ्रीका के बेशुमार ममालिक में करप्शन इज वेरी हाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टोटल अनस्टेबल एनवायरनमेंट है। मुख्तलिफ मुल्कों में आए दिन मिलिट्री कूज आ रहे हैं जिससे डिस्करेजमेंट हुई। अब ये चाइना को ऐसा मॉडल है, चाइना ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, उसने एक कैपेसिटी डेवलप की कि टू डील विद एवरी काइंड ऑफ कंट्री। उसमें यही एबिलिटी उसने श्रीलंका में इस्तेमाल की। हालांकि श्रीलंका में भी पॉलिटिकल टर्माइल था, जाफना पेनिनसुला में ऑटोनॉमी की मूवमेंट थी, कई डेकेड्स में चलती रही, और वो बेशुमार ब्लास्ट करती थी जिससे वहां इन्वेस्टमेंट रुक चुकी थी। लेकिन चाइना ने कहा कि मुझे तो हेवन टोटा बंदरगाह बनानी है और जरूरी है,
तो लिहाजा उसने पहले तो हेल्प आउट किया टू सुप्रेस दैट मूवमेंट इन जाफना। उसके बाद जाफना की जो ऑटोनॉमी की मूवमेंट थी वो रुक गई, और इसने साथ ही हेमन टोटा बंदरगाह तामीर की। लेकिन श्रीलंका के पास इतना फाइनेंशियल सेटअप नहीं था कि उसको पे बैक कर सके, लिहाजा उसने वो लीज पर दी 99 ईयर्स के लिए चाइना को। इसीलिए वेस्ट जब एतराज करता है चाइना की इस पॉलिसी पर, ये जो उसकी इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की थ्रू इट्स BRI प्रोग्राम, तो वो कहता है दिस इज द डेट ट्रैप पॉलिसी और द प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स। लेकिन चाइना कहता है कि मैं कभी कोर्सिवली इम्पोज नहीं करता अपनी इस डील को, इस प्रोजेक्ट को, इस इन्वेस्टमेंट सिनेरियो को। मुल्क अपनी मर्जी से मेरे साथ एसोसिएट होते हैं। फिर चाइना कहता है कि अगर दूसरे मुल्क जो एतराज करते हैं वो मुझसे बेटर प्रोग्राम ले आए BRI से, मेरे साथ जो दुनिया के 150 मुल्क जुड़ गए हैं थ्रू BRI, तो आप भी लें, वो B3W लेकर आए, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। और उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, कहा कि ये क्वांटिटेटिवली भी ठीक है लेकिन ये क्वालिटेटिवली भी ठीक है, क्योंकि BRI को कहते हैं कि ये क्वालिटेटिवली पुअर है। इसमें कई दुनिया की इंटरनेशनल कंसिडरेशन होती हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, क्लीन एनर्जी के हवाले से, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और बेशुमार दूसरी चीजें। हम बेटर किस्म का ये प्रोग्राम लेकर आए, लेकिन वो टेक ऑफ ही नहीं कर सका। लेकिन चाइना आप देख रहे हैं कि इसने अफ्रीका में अपनी स्पेस क्रिएट की, और इस वक्त तकरीबन $300 बिलियन के प्रोजेक्ट्स उसके चल रहे हैं, और 10,000 से ज्यादा उसकी फर्म्स वहां काम कर रही हैं। अब वहां नेचुरल रिसोर्स भी है, वो बेसिकली एक एग्रेरियन कॉन्टिनेंट। तकरीबन 70% लोगों का बिजनेस ज़राअत से ताल्लुक रखता है, बहुत कम इंडस्ट्रियलाइजेशन है। साउथ अफ्रीका थोड़ी सी एक्सेप्शन है, बाकी सर्ब में बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन पॉवर्टी इंतहाई है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, लोगों के पास जॉब नहीं, और ये जॉबलेसनेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एनकरेज करती है, लॉलेसनेस को एनकरेज करती है, क्राइम और वायलेंस को एनकरेज करती है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग अनरेस्ट इन अफ्रीका। तो फिर वहां की लीडरशिप ने सोचा कि एक तरीका है कि हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। अब इन्वेस्टमेंट के लिए जो चीजें क्या चाहिए होती हैं कि आपके पास फाइनेंस हो, आपके पास टेक्नोलॉजी हो, और आपके पास वो एबिलिटी हो टू इन्वेस्ट एंड टू सेट अप द इंडस्ट्रियल सेटअप्स और टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन द रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, पोर्ट्स। चाइना में ये पैदा हो गई ये एबिलिटी, और उसके पास फाइनेंसिस भी थे, उसका अपना बैंकिंग सिस्टम, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और द न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स के तहत बना, ये सारा मिलकर वो फाइनेंस करने की पोजीशन में है। तो लिहाजा चाइना तकरीबन $300 बिलियन का प्रोजेक्ट लेकर वहां गया। अब इस वक्त अफ्रीका में सबसे ज्यादा मुल्क जो हैं अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाइना के साथ एसोसिएटेड है, और चाइना को बहुत ज्यादा इनपुट्स के तौर पर नेचुरल रिसोर्सेज भी दरकार है, पर्टिकुलरली मिनरल्स। और अफ्रीका में मिनरल्स की भी काफी मिकदार मौजूद है, या कह लें रिसोर्सेज, जिसमें कोल्टान, कोबाल्ट, प्लाटिनम और मैनी अदर्स, और जो कि आजकल के इंडस्ट्रियल सेटअप्स की जरूरत है। जैसे कोल्टान जो है, इसमें कॉन्गो जो है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, एंड चाइना इज मेकिंग यूज ऑफ दैट। और जो मौजूदा माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर हैं, उसकी ये एक रिक्वायरमेंट है। तो इसको जब देखा कि चाइना वहां दाखिल हो गया है, तो फिर इसके कंपटीटर भी आ गए। इसमें सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन दाखिल हुई, उसने एक ग्लोबल सेटअप बनाया कि BRI की तरह हम भी ग्लोबली जाएं, क्योंकि उनके पास एबिलिटी तो थी, लेकिन फाइनेंशियली वो कमजोर था चाइना के मुकाबले में। अब देखें, चाइना की ओवरऑल जो नॉमिनल बेसिस पर इकोनॉमी है, दैट इज अराउंड $19 ट्रिलियन इकोनॉमी, जबकि सारे यूरोपियन यूनियन की कलेक्टिवली 27 मुल्कों की इकोनॉमी वो 16 ट्रिलियन की है।
अकॉर्डिंगली उनका जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसका लेवल भी कम हुआ और वो तकरीबन 300 बिलियन यूरो का उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बनाया। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बनाया, जिसमें से 150 यानी 50% ऑफ दैट वो अफ्रीका फोकस्ड है। लाइकवाइज अमेरिका ने G7 ममालिक के साथ मिलकर भी उसमें इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इनकी कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट सारे मिलकर चाइना से कम है। दूसरा, इसमें इंडिया ने दिलचस्पी ली। पॉपुलेशन के हिसाब से कहा जाता है कि ये जो बर्थ रेट है जो कि सबसे ज्यादा है वहां, बाय 2050 अफ्रीका में 2050 में विजुअलाइज की जा रही है दुनिया की आबादी 10 बिलियन, जिसमें से 2.5 बिलियन अफ्रीका में होंगे और विद मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द यंग वर्किंग फोर्स। कहा जाता है कि 60% जो लोगों की आबादी है वो 25 साल से कम है। इट मीन दैट इज अ बिग रिसोर्स ऑफ, और वो इंतहाई सस्ती है गुर्बत की वजह से, और यही एक पुलिंग फोर्स है जो कि इन तमाम ममालिक को अट्रैक्ट कर रही है। फिर एक और एस्पेक्ट कि यूरोपियन यूनियन के कामयाबी के अमकानात या उसमें फैलने का अमकानात इन्वेस्टमेंट के हवाले से कम क्यों है। उसको कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्लो और ब्यूरोक्रेटिक है, इसलिए कि जब भी किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करना होता है तो कंसेंसस डेवलप करना कदरे मुश्किल होता है, इसलिए कि तमाम 27 मेंबर्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। जबकि चाइना को एडवांटेज क्या है, वो एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वन पार्टी गवर्नमेंट है, देयर इज नो अपोजिशन। लिहाजा डिसीजन मेकिंग में आप देख रहे हैं तो चाइना सबसे स्पीडी डिसीजन ले सकता है। इस बैकग्राउंड में हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर के हवाले से जो हम फोरकास्ट कर सकते हैं वो ये कि दिस जियोपॉलिटिक्स इज गोइंग टू शेप द 21st century amidst global challenges of climate change and cyber threats. Thank you very much. God bless you.